हेलो स्टूडेंट। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का इकाई नंबर 6 प्रकाशिकी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाशिकी क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो वैसे नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रकाशिकी प्रकाश से संबंधित है। ठीक, तो प्रकाशिकी जो है इसमें हम प्रकाश का एवं प्रकाश की प्रकृति, उसके व्यवहार का या गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। फिर इस प्रकाशिकी को और दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है और दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी में ठीक प्रकाश को किरण के रूप में चलता हुआ मानकर उसका अध्ययन किया जाता है, और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग के रूप में चलता हुआ मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। ठीक, और जो तरंग प्रकाशिकी है वो इसके आगे वाले लेक्चर्स में आएगा, वहाँ हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या है और प्रकाश कितने तरह के व्यवहार को या गुणों को व्यक्त करता है। ठीक, तो प्रकाश वैसे सामान्य से जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ाई है और हमने उसकी एक सामान्य से परिभाषा सुनी भी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं या वह हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक, लेकिन अभी हम 12th के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम इसमें छोटी सी एक और डेफिनेशन में एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट और करेंगे। ठीक है, तो वास्तव में जो प्रकाश है, ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक भाग है। ठीक, अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके क्या व्यवहार है, क्या गुण है, तो ये एक अलग से चैप्टर में, एक टॉपिक में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम जब हमने नाम लिया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, ठीक है, वो आवेश के दोलनों से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं और इन दोलनों के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हीं और तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तो इन्हीं तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। तो शॉर्ट में हम याद रखें अभी, बाकी तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे शॉर्ट में याद रखें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश के दोलनों से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से, दोलनों से मिलकर बनने वाली तरंगे। तो ये जो प्रकाश है, इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, वैसे ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के बहुत सारे भाग है, जैसे पराबैंगनी विकिरण, गामा किरणें, एक्स किरणें, लेकिन हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना केवल प्रकाश के कारण उत्पन्न हो पाती है। मतलब शेष जो विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न नहीं करते, मतलब उनके कारण हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, केवल देखने के लिए हमारे पास लाभदायक जो है विकिरणों में से उसका जो भाग है वो है प्रकाश। ठीक है, जिसे हम दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं। ओके, तो प्रकाश क्या है, तो हम छोटी सी परिभाषा उसकी बोल देते हैं यहाँ पर कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वह भाग है जो नेत्र पर, आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं इस अध्याय में। तो प्रकाश के कितने गुण होते हैं या प्रकाश में कितने तरह के व्यवहार प्रकाश दर्शाता है, पहले हम उनको शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश 8 तरह के गुणों को या 8 तरह की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, उसमें से यहाँ सब लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला है प्रकाश का सरल रेखीय गमन,
प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक्चुअल में ये सभी जो बिंदु है वो अपने आप में बड़े व्याख्या की उनको आवश्यकता होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पर उन्हें एक परिभाषा के आधार पर समझेंगे, एक परिभाषा जैसे इंट्रोडक्शन की तरह समझेंगे। फिर जैसे जैसे हम अंदर इस चैप्टर में प्रवेश करते जाएंगे तो हम इन्हें और ज़्यादा डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं प्रकाश के सरल रेखीय गमन की। ओके, तो वैसे इस सरल रेखीय गमन के बिंदु की ज़्यादा व्याख्या की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमने छोटी कक्षाओं से ही ये अध्ययन करते आए हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगर उसके मार्ग में कोई अवरोध या द्वारक उत्पन्न उपस्थित ना हो तो। ठीक है, और इसके लिए जो आपने छोटी कक्षाओं में एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा होगा, ये सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है कैसे। ओके, तो छोटा सा एक हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश सरल रेखीय गमन कैसे करता है या सरल रेखीय गमन करने की हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ना, छोटी कक्षाओं में आपने समझा होगा, उसे हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक कोई जलती हुई मोमबत्ती ऐसे लेते हैं और ठीक है, इस मोमबत्ती के सामने हम 2 कार्डबोर्ड रख देते हैं। ठीक, और इस कार्डबोर्ड के दूसरी ओर ठीक है हम एक पर्दा या एक स्क्रीन रखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर इन कार्डबोर्ड में कोई छिद्र उपस्थित ना हो, कोई द्वारक उपस्थित ना हो, तो इस पर्दे पर ठीक है, इस पर्दे पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन दोनों पर्दों में, दोनों पृष्ठों में या दोनों कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छिद्र बना दे, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्दे पर प्रकाश का कुछ भाग इन छिद्रों से होता हुआ पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसमें से किसी एक कार्डबोर्ड को, उदाहरण के लिए मान लो हमने इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आगे या पीछे खिसका दिया, ठीक है, और इन छिद्रों की ये संपाति ना ही रहते हो ये दोनों छिद्र, तब देखेंगे कि प्रकाश केवल पहले छिद्र से पार होकर दूसरे कार्डबोर्ड तक पहुंच पाएगा और पर्दे पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मार्ग नहीं मिल पाएगा। तो इससे सिद्ध ये होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, वैसे ये बहुत छोटी सी बात है और एक सामान्य से उदाहरण है जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की। ओके, और उससे पहले अगर आप इस नोट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ ताकि आपको इन लिखे हुए नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे, क्योंकि अभी हमें बोर्ड की आवश्यकता होगी, तो इसे मैं यहाँ मिटा दूंगा, रब कर दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रकाश के अगले व्यवहार की, प्रकाश के परावर्तन की। ओके, तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन को और इसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण किसे हम कहेंगे, ठीक है, उदाहरण के लिए जो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक कोई प्रकाश का स्रोत रख दिया, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जला दिया। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बल्ब के कारण सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाएगा। ओके, सभी दिशाओं में प्रकाश ऊर्जा गमन करने लगी। तो प्रकाश ऊर्जा
जिस सरल रेखा में गमन करती है, जिस सरल रेखी मार्ग में चलती है, उसके सरल रेखी मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, तो प्रकाश किरण वास्तव में, किरण जो है वास्तव में प्रकाश ऊर्जा की चलने की दिशा को दर्शाने के लिए हम एक रेखा का उपयोग, सरल रेखा का उपयोग करते हैं, उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण कोई बड़ी कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं है। प्रकाश किरण केवल एक प्रकाश ऊर्जा की चलने की दिशा को व्यक्त करने के लिए एक सरल रेखा की हम सहायता लेते हैं ग्राफी रूप से उसकी दिशा दर्शाने के लिए। तो उसी सरल रेखा को हम यहाँ पर प्रकाश किरण कहते हैं। और इन किरणों के समूह को, अगर प्रकाश किरणें, एक से ज्यादा प्रकाश किरणें एक साथ चलती है किसी निश्चित दिशा में, तो उनके इस समूह को हम कहेंगे किरण पुंज। ओके, तो जो किरण प्रकाशिकी वाले भाग में हम प्रकाश ऊर्जा की चलने की दिशा के आधार पर इनके इन गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह हम सीधे कहे कि हम प्रकाश को किरण रूप में चलता हुआ मानकर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी बात किरण और किरण पुंज की। छोटी छोटी सी बातें हैं जहां हम बार बार शब्द उपयोग करते रहेंगे, किरण, किरण, पुंज, तो इसके लिए हमने उनकी परिभाषा समझ ली। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रकाश के दूसरे गुण की, प्रकाश का परावर्तन की। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन भी हमने सुन के रखा है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ के रखा है। कोई विशेष बात इसमें अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ परिभाषा ही हम उसकी समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे हम इनका डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ पर इस लेक्चर में ज्यादा समय न लगाएं, सिर्फ एक शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन की हम दूसरी घटना की बात कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन की। ओके, तो परावर्तन हम किसे कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहेंगे? तो प्रकाश अगर किसी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ठीक है, इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे इसका एक सामान्य उदाहरण, ठीक है, हम बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को पढ़ पा रहे हैं, अक्षरों को, शब्दों को पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी परावर्तन के कारण ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि इस पे सूर्य प्रकाश से आने वाली किरणें बोर्ड पर टकरा रही है और टकराकर उससे वापस होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है। तो ये भी परावर्तन की घटना ही। या और सामान्य उदाहरण हम बोल सकते हैं कि दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? तो उसके पीछे भी प्रकाश का परावर्तन ही होता है। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन में दर्पण में हम कैसे हमारा चित्र देख पाते हैं, प्रतिबिंब देख पाते हैं? तो हमारे शरीर से टकराकर चलने वाली किरणें जब दर्पण पर जाती, तो दर्पण से टकराकर पुनः हमारी आंखों पर वापस आती हैं, तो इस घटना के कारण हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। ओके, अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इसको प्रकाश के परावर्तन को, ठीक है, ग्राफीय रूप से भी समझते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारा कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ चिकना पृष्ठ या कोई खुरदुरा पृष्ठ भी हो सकता है, उसके आधार पर परावर्तन के प्रकार निर्भर करते हैं। ओके, तो मान लिया हमने कि ये कोई चिकना पृष्ठ है, उदाहरण के लिए कोई कांच है, ठीक है, या दर्पण है। ओके, तो इस पर जो प्रकाश किरणें आती है इस तरह से, ओके, तो इस चिकने पृष्ठ पर, ठीक है, गिरने वाली, उसकी ओर आने वाली किरणों को, ठीक है, इस पर जब आएगी और इस पर आकर वह पुनः टकराकर उस पर पुनः विपरीत दिशा में दौड़ जाती है, तो इस तरह की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। ओके, उन नियमों को हम आगे ज्यादा डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
ठीक है। और कुछ छोटे छोटे से बिंदु हम यहाँ पर और समझ रहे परावर्तन से कि इस ग्राफीय रूप में हम किस चीज को क्या क्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, जिस पृष्ठ पे प्रकाश किरणें आपतित होकर टकराकर वापस चली जाती है उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ओके, और ठीक इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाली या उस पर आने वाली किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक, या जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं, बिंदु O। ओके, तो इस बिंदु को O को, ठीक, क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है आपतन बिंदु। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखा ये इस तरह से, ओके, जो पृष्ठ पर कैसी हो, लंबवत हो, और कहाँ से होकर जाती, किससे होकर गुजरती हो, आपतन बिंदु से। तो इस रेखा को, ठीक है, हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, नेक्स्ट, इस आपतन बिंदु पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस जाने वाली जो किरणें हैं, इन किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरण। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच बनने वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ओके, नेक्स्ट दूसरा कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, और जिसे हम जनरली R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हुई जो प्रकाश के परावर्तन की सरलतम और साधारण व्याख्या। ठीक है, फिर आगे हम इसके नियम, कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हम आगे देखेंगे, और इनसे परावर्तन से क्या क्या घटनाएं संभव होती है उसको भी हम आगे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रकाश के अगले व्यवहार की। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो यहाँ पर अगली घटना जो है प्रकाश से संबंधित, ठीक है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट, तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है और किस आधार पर, किन नियमों के आधार पर होता है उसको हम समझें। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन तब होगा जब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाता हो। ओके, अब यहाँ पर माध्यम हम किसको कह रहे हैं, हमने माध्यम शब्द उपयोग किया है, तो माध्यम से हमारा मतलब क्या है, तो वास्तव में जो माध्यम शब्द का अगर हम सरलतम मतलब समझेंगे तो माध्यम का मतलब ये होता है कि जिससे होकर कोई वस्तु, कोई चीज गुजरती हो उसे हम माध्यम कह देते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, मेरी ध्वनि जो है वो आपके कानों तक आ रही है। ठीक है, तो कैसे पहुंच रही है, तो हम कहेंगे वायु के कणों से होते हुए पहुंच रही। तो वायु यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम का मतलब हमारा है यहाँ पर क्या है कि जिससे होकर कोई राशि चल सकती है, निकल सकती है, गुजर सकती है। ठीक है, उसे हम यहाँ माध्यम कहते हैं। तो यहाँ हम प्रकाश के लिए माध्यम क्या होगा, ओके, तो प्रकाश किन जिन चीजों से होकर गुजर सकता है उसे हम माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए
प्रकाश वायु में भी चल सकता है, ठीक है। तो वायु प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा। दूसरा कि प्रकाश कांच में भी गमन कर सकता है, कांच में भी चल सकता है, जल में भी गमन कर सकता है, जल में भी चल सकता है। तो कांच, जल, ठीक, और भी अन्य चीजें होगी जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है। तो एक कांच, जल, वायु, ये क्या कहलाएंगे, माध्यम कहलाएंगे। और इन माध्यमों को, ठीक है, हम दो वर्गों में रखते हैं, ठीक है, विरल और सघन, उनके सघनता और घनत्व के आधार पर। तो उदाहरण के लिए, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना तभी संभव होगी जब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाता हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं पहले उसकी परिभाषा की, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हम यहाँ लिख सकते हैं कि माध्यम के सापेक्ष प्रकाश का अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाना, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ओके, एक बहुत तरीके से हम इसको परिभाषा दे सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने मार्ग से, प्रारंभिक मार्ग से मुड़ जाना, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो लिखने के लिए बहुत सारी हम परिभाषा लिख सकते हैं। हमने एक सामान्य से शब्दों की परिभाषा का उपयोग की है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के सापेक्ष कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट मतलब यहाँ पर हम केस फर्स्ट और केस सेकंड क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है कि प्रकाश वायु से चलकर कांच में जा रहा हो या कांच से चलकर वायु में आ रहा हो, है ना, दोनों स्थितियां संभव, इसलिए हम दो अलग अलग केस के आधार पर, स्थितियों के आधार पर इसके अपवर्तन को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस ये है कि प्रकाश, ठीक है, अगर विरल माध्यम से चलकर कहा जाता हो सघन माध्यम में, ठीक है। अब विरल और सघन माध्यम से मतलब यहाँ पर हम घनत्व के आधार पर तुलनात्मक रूप से इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए विरल माध्यम के लिए हम यहाँ मानकर चलते हैं वायु, ओके, और सघन माध्यम के लिए हम कांच को भी समझ सकते हैं, ये जल को भी समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि ऊपर वाला जो भाग है, इस रेखा, जो सरल रेखा हम दर्शा रहे हैं, ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए हमने ये जो रेखा, ठीक है, बनाई है R डैश, ठीक है। मान लीजिए कि इस रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग में वायु भरी है, ओके। तो ऊपर वाला माध्यम हमारा हो जाएगा वायु विरल माध्यम, ओके। और इसके नीचे कुछ भी समझ कंसिडर कर सकते हो, या मान लो कि कांच है इस रेखा के नीचे, या ऐसे मान लो इस रेखा के नीचे जल है, ओके। तो ये ऊपर वाला माध्यम अलग हो गया जिसका घनत्व कम है तुलनात्मक रूप से कांच और जल के सापेक्ष, तो हम इसे विरल माध्यम कह देंगे। और वायु की तुलना में कांच का और जल का घनत्व अधिक होता है, तो इसे हम सघन माध्यम कह सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, ओके। तो ये जो पृष्ठ हमने एक रेखा यहाँ पर बनाई है, ठीक है, इस रेखा को, इस पृष्ठ को हम
क्या बोल सकते हैं, इसे हम माध्यमों का सीमा पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो दोनों माध्यमों को एक दूसरे से पृथक पृथक करता हो, अलग अलग करता हो, उसे हम सीमा पृष्ठ कह देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर अपवर्तन किस प्रकार से होगा, तो यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर, वायु से चलकर कहाँ पर आपतित होती है, ठीक है, कांच, जल या सघन माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो जब वो कांच में, जल में या सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने पर अब वो अपने प्रारंभिक मार्ग पर नहीं चलेगी, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ओके, तो किधर विचलित होगी, ठीक है, किस दिशा में विचलित होगी, इसको हम किसके आधार पर, किसकी तुलना में व्यक्त करते हैं, अभिलंब के आधार पर। ओके, अभिलंब क्या होगा, ये सब चीजें हम इससे पहले समझ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा सीमा पृष्ठ हो गया, जो दोनों माध्यमों को एक दूसरे से अलग अलग करता हो। ठीक है, बाउंड्री सरफेस बोल सकते हैं। और इस सीमा पृष्ठ पर, ठीक है, आपतित होने वाली किरण को हम, यहाँ पर गिरने वाली किरण को हम आपतित किरण ही कहेंगे इस घटना में। ओके, अब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो किधर विचलित हो जाएगी, तो इसके लिए हम अभिलंब की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो वह, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब उसे जाना ऐसे चाहिए था, ये उसकी प्रारंभिक गति का मार्ग है, लेकिन वो ऐसे ना जाते हुए, ठीक है, वो इस तरह से झुकते हुए अन्य माध्यम में प्रवेश करेगी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रवेश करती है सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ बिंदु वही सामान्य वही रहेंगे कि दोनों पृष्ठ, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है या उनका जो बाउंड्री है, उसे हम उनका सीमा पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, इस पर आने वाली किरणें आपतित किरण कहलाएगी, और जिस बिंदु पर वो टकराएगी इस माध्यम को, माध्यम के पृष्ठ, सीमा पृष्ठ पर, तो उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और इस आपतन बिंदु से सीमा पृष्ठ पर लंबवत जो रेखा है उसे हम अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण हमारा क्या होगा, आपतन कोण। और जो किरण दूसरे माध्यम में निकली होगी, दूसरे माध्यम में पहुंची होगी, इस किरण को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ओके, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है, ठीक है, जैसे जनरली हम आर से ही दर्शाते हैं, इस कोण को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। जैसे परावर्तन की घटना में हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसलिए अपवर्तन घटना में अपवर्तन कोण कहेंगे। ओके, तो ये पहली स्थिति हुई कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर में जाएगी, तो वो अभिलंब की ओर झुकते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ओके, अब इसका दूसरा केस हम लेते हैं, इसका विपरीत। ओके, कि यदि, ओके, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब हम दूसरा केस देखते हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश, ठीक है, इसका विपरीत केस, प्रकाश किरण सघन माध्यम, ठीक है, अब सघन माध्यम के लिए उन्हीं को मान लो, कांच को, जल को। ओके, सघन माध्यम से चलकर, ठीक, कहां पर, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ओके, माध्यम ही समझ सकते हो आप, सघन माध्यम मतलब कांच, जल, विरल माध्यम मतलब वायु, ऐसे सामान्यतः है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इस बार वो किस तरह से मुड़ेगी, तो इस बार भी वो अपने मार्ग से मुड़ेगी, लेकिन इस बार उसके मुड़ने का तरीका कुछ अलग होगा। ओके, विचलित होने का तरीका कुछ अलग होगा, और वो क्या होगा कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाएगी,
तो विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वो अपने प्रारंभिक दिशा से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है अगर वो कहाँ जा रही हो, विरल माध्यम में। ओके, तो ये हुई प्रकाश के अपवर्तन की घटना। इसकी भी कुछ नियम होते हैं जो हम ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम किसे कहेंगे? ओके, तो यहाँ तक तो जो हमारे सामान्य से गुण है प्रकाश के, जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? तो अभी हम सामान्य से परिभाषा देख रहे हैं, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो प्रकाश को, ठीक है, अगर किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, ये जरूरी नहीं है कि प्रिज्म से ही गुजारा जाए। अगर प्रकाश किरण को, सूर्य से आने वाले प्रकाश को किसी भी त्रिज्यीय अपवर्तक पृष्ठ, है ना, त्रिज्यीय अपवर्तक पृष्ठ मतलब कि अपवर्तक माध्यम भी हो और उसके जो दोनों पृष्ठ है वो त्रिज्यीय हो। ओके, जैसे पानी की बूंद हो गई, ऐसे, है ना, इस तरह से पानी की बूंद भी हमारी इस तरह की शेप में होती है ना। तो अगर इस पानी की बूंद से भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश निकलता है, तो वो भी किसकी घटना को व्यक्त कर सकता है? यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की। ओके, तो यहाँ पर अगली जो घटना है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चौथी घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण और विक्षेपण नाम से ही समझ में आ रहा है मुझे। वर्ण का मतलब होता है रंग, ओके, और विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त हो जाना, बढ़ जाना, अपने मार्ग से दूर हट जाना, विचलित हो जाना। ओके, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसे हम कहेंगे। ओके, तो पहले हम परिभाषा लिख देते हैं कि, ठीक है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने का, है ना, सामान्य हम ये परिभाषा उपयोग कर सकते हैं। गुजारने पर श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना या बढ़ जाना। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ओके, तो ये होगी इसकी परिभाषा, है ना। सामान्य तो हम उसको ग्राफ से समझ ले ऐसे कि यदि हमने मान लिया कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर, ठीक है, अगर हम श्वेत प्रकाश को, है ना, ये प्रिज्म क्या होता है, ये इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है जो प्रिज्म क्या क्या गुणों को दर्शाता है ना। तो प्रिज्म क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रिज्म कांच का एक ट्रायंगुलर शेप, एक आकृति में कटा हुआ माध्यम होता है। ओके, तो एक प्रिज्म मान लो जनरली कांच का ही होगा, कांच का बनाया जाता है ना, प्रायोगिक रूप से उपयोग में लाने के लिए। तो ये हमारा एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में अगर श्वेत प्रकाश की एक किरण आपतित होती है ना, श्वेत प्रकाश से मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, श्वेत प्रकाश किरण, एक किरण हम बोल रहे हैं। ओके, तो जब ये प्रिज्म पर आपतित होगा, तो प्रिज्म पर आपतित होने पर, ठीक है, जैसे ये प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर टकराएगा तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंग मतलब उसके 7 अवयवी रंग होते हैं। ठीक है, ओके, और
ये रंग हो गए हमारे। अगले पृष्ठ पर फिर पुनः ये प्रकाश किरणें जब टकराएगी तो बाहर निकलते टाइम वो ऐसे प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है ना। तो प्रिज्म से अगर हम किसी श्वेत प्रकाश को बुझाते हैं तो प्रिज्म अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और वो अवयवी रंग होते हैं, ठीक है, बैगनी, ठीक है, जिसे हम वायलेट बोलते हैं, जामुनी, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, नीला, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो ये श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरेगा तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेप। ओके, फिर नेक्स्ट जो चीजें हैं इसे हम अगली कक्षा में समझेंगे। ओके।